कल एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ के आजादी से पहले की मुस्लिम लीग की याद आ रही है। यानी कि अब चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी से पहले वाले मुस्लिम लीग, या सरल शब्दों में कहा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनावों में जीत के लिए जिन्ना का सहारा लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का शॉकिंग बयान था दोस्तों, और उस घोषणा पत्र की तर्कों पर आलोचना करने की बजाय प्रधानमंत्री ये शब्द फेंक रहे थे, मुस्लिम लीग, वामपंथी सोच। मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात, आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, आपके जो दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं, वो आर्मी जो अमित मालवीय चलाता है, उनका स्तर और भी नीचे गिर जाता है। सबसे बड़ी बात, आजादी से पहले की मुस्लिम लीग मर खप गई। ना जिन्ना जिंदा है, ना उस वक्त की मुस्लिम लीग से जुड़े नेता। आपको अब जाकर उसकी याद क्यों आ रही है? और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, आप ये कह रहे हैं वामपंथी सोच है। इस देश में दक्षिण पंथ भी है, वामपंथ भी है, दोनों की जरूरत राजनीति में है। वामपंथी सोच को खलनायक बताकर, उन्हें अलहदा करके, क्या आप उनके खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे हैं? आप उनकी आलोचना कीजिए, तर्कों पर आलोचना कीजिए, मगर यह कहना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आजादी से पहले की मुस्लिम लीग की झलक आ रही है, यह बात समझ के परे है। मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री के इस बयान को सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस ने क्या कहा है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर प्रधानमंत्री आपकी सूचनार्थ इस तस्वीर को देखिए। यहां पर आप भाजपा के जो सबसे बड़े विचारक हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिन्ना के साथ देख सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री कि आजादी से पहले दो चीजें हुई थी। सबसे पहली बात, सिंध और बंगाल दोनों जगहों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग, यानी कि जिन्ना की मुस्लिम लीग एक ही सरकार में थी। उन्होंने मिली जुली सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री, अगर मुस्लिम लीग के साथ अपने रिश्तों के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी को है। सबसे बड़ी बात, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री कि उस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनायक दामोदर सावरकर, मुस्लिम लीग, आरएसएस, हिंदू महासभा ने किया था। यानी कि एक ही मंच पर मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि आपके वैचारिक पूर्वज और मुस्लिम लीग थे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने के लिए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, तब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री, विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की वकालत की थी। बताइए ना प्रधानमंत्री, अगर आप इतिहास को टटोलेंगे तो क्या इन सवालों के जवाब हैं आपके पास? आखिर क्या वजह है प्रधानमंत्री कि आपको मुस्लिम लीग के सहारा की जरूरत पड़ रही है? जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस पर करारा हमला बोला है। पार्टी के नेता जयराम रमेश इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए। 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच के आपस में गठबंधन था। तो आज कांग्रेस की बात करते हैं, ये हमेशा विभाजनकारी राजनीति अपनाते हैं, और जो कोई मुद्दा सामाजिक ध्रुवीकरण प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री तैयार होते हैं। ये बिल्कुल फजूल की बातें कहते हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस ने जो कहा सो कहा। मेरा यह कहना है कि चुनावों के मौसम में प्रधानमंत्री को मुद्दे पर रहना चाहिए
और सबसे हास्यास्पद बात, प्रधानमंत्री बार बार करप्शन पर बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों, गुप्त चुनावी चंदे से जो तस्वीर सामने उभर कर आई है, प्रधानमंत्री उससे इस कदर बौखला गए हैं कि अब वो अपनी हर रैली में खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए रैली नहीं कर रही है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रही है। ये कितना भी बोलते रहें, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की लड़ाई जारी रहेगी। कैसे जारी रहेगी प्रधानमंत्री, बताइए ना। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, अजीत पवार को चक्की पीसिंग के तहत आप ही के नेता देवेंद्र फडणवीस ने जेल में भेजने की बात की थी। अब वो किस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप खुद जानते हैं। छगन भुजबल एनसीपी के नेता आप ही की गोद में बैठे हुए हैं। नारायण राणे आप ही की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं प्रधानमंत्री। अशोक चव्हाण के बारे में आप अपना खुद का बयान याद कर लीजिए। उन्हें राज्यसभा किसने भेजा? भाजपा ने भेजा ना। अब वो आपके नेता हैं। सबसे बड़ी बात, अशोक चव्हाण पर तो आपने हमारे सैनिकों की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री, आपने खुद कहा था एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी किसने कहा था? यह सब दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, गुप्त चुनावी चंदा। इससे भाजपा इस कदर बौखला गई है कि प्रधानमंत्री अब अपनी हर रैली में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। वो बार बार बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, जबकि गुप्त चुनावी चंदे ने साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर दिया कि सारा खेल जो है एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का खेल चल रहा था। क्या प्रधानमंत्री इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? इसीलिए प्रधानमंत्री जो हैं वो जिन्ना की बात करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ये तक कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को नसीहत दी है कि अयोध्या और राम की चर्चा ना करें। मैंने बाकायदा इस पर कार्यक्रम किया था और चुनाव आयोग से सवाल उठाया था कि आप कुंभकर्णी नींद क्यों सो रहे हैं? मुझे अब तक उसका जवाब नहीं मिला है। याद कीजिए प्रधानमंत्री किस तरह से प्रभु श्री राम का जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे, उसे भुनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का साफ तौर पर उल्लंघन है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। आज तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री की नवादा बिहार में होने वाली रैली को लेकर बिहार वासियों में उत्सुकता और उम्मीद है कि मोदी जी आज प्रदेशवासियों को भाषण में यह अवश्य बतलाएंगे कि वो बीजेपी के इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक करप्शन को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी तथा घोटालेबाज क्यों बताते रहे। पीएम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की मदद से बीजेपी ज्वाइन की। पीएम बताएंगे कि कैसे और क्यों कथित विपक्षी भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने एवं नारंगी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद बेईमान, भ्रष्ट और नाकारे से ईमानदार, कर्मठ और सुयोग्य बन सभी केसों से बरी हो जाते हैं। पीएम बताएंगे कि जांच एजेंसीज की मदद एवं छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कैसे और क्यों बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डालती है। पीएम बताएंगे कि कोई भी विपक्षी नेता कितना भी ईमानदार, नौकरीदाता, समतावादी, लोकतांत्रिक, लोकप्रिय, सच्चा, अच्छा और परिणाम उन्मुखी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसे बेईमान, भ्रष्ट, निकम्मा और बुरा क्यों बताते हैं। इसी तरह से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सवाल किए हैं। 10वें सवाल में तेजस्वी पूछते हैं, पीएम बताएंगे कि उन्होंने 2014 में युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां तथा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा क्यों की थी, लेकिन अब उस वादे को क्यों भूल रहे हैं। ये मुद्दे हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शॉर्टकट लेना चाहते हैं। वो जिन्ना का सहारा लेकर फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर जिन्ना के साथ
वैचारिक रिश्ता किसी का था तो विनायक दामोदर सावरकर का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आरएसएस का, हिंदू महासभा का, यानी कि भाजपा के वैचारिक पूर्वजों का। भारतीय तिरंगा को उस वक्त के मुस्लिम लीग ने भी नहीं माना और आरएसएस ने भी। यानी कि साल 2002 में जब 3 लोग नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में घुसे थे और वो तिरंगा फहराना चाहते थे, तब आरएसएस ने उन युवाओं के खिलाफ कोर्ट में केस किया था प्रधानमंत्री। मैं यही तो आपसे समझना चाहता हूं, वजह क्या है? तिरंगे से नफरत की आरएसएस की वजह क्या थी? इस बात का जवाब आपने आज तक नहीं दिया है। ये सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे। इधर उधर भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है आप चुनाव जीत रहे हैं तो आपको जिन्ना सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की बखिया उधेड़ने की जरूरत नहीं है, जो आप बार बार कर रहे हैं। यही सवाल आपसे विपक्ष पूछ रहा है, यही सवाल जनता के सामने है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर आप जानबूझकर भड़काने वाली सोच के जरिए चुनाव के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।